नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम बताने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। जी हां, एक तरफ लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से लौट आए हैं, इसलिए सुपर एक्टिव बताए जा रहे हैं। उन्होंने छोटे बड़े कार्यकर्ता, एमएलए, एमएलसी, सांसदों सबसे मुलाकात भी की और कहा जा रहा है कि 4 जिलों की यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव, जहां कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इस यात्रा का नाम दिया गया है आभार यात्रा। तो इस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने सुपुत्र तेजस्वी यादव को आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तैयार कर रहा है। और जो लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव में महज अपनी 2 बेटियों के लिए कैंपेन करते देखे गए थे, वो लालू प्रसाद यादव सुपर एक्टिव होकर के क्या अपने बेटे के लिए पूरे बिहार में कैंपेन करेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव खराब स्वास्थ्य से बाहर निकल कर तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, इसलिए सुपर एक्टिव हो गए। लेकिन दूसरी तरफ कहानी एक और भी है। पावर स्टार पवन सिंह, जी हां, जो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार की वजह बने थे, वो उत्तर प्रदेश में बाहुबली धनंजय सिंह से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात को भी राजनीतिक मायने में हल्के से नहीं लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के भी मायने, धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ने वाली थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और धनंजय सिंह बीजेपी के नजदीक दिखाई पड़े थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पवन सिंह और धनंजय सिंह की मुलाकात भी कोई राजनीतिक शक्ल अख्तियार करेगी? यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि पवन सिंह भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह की अपनी लोकप्रियता है और बिहार में उनके दीवानों की लंबी फहरिस्त है। वो जहां निकलते हैं लोग झूम उठते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बहुत कुछ होने वाले बिहार में आखिरकार लालू प्रसाद की राजनीति क्या रंग लाएगी, किस तरह का जातीय गणित वो सेट करेंगे? क्योंकि वो जब लौटते हैं तो कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी वालों को कान पकड़ करके जातीय जनगणना हर हाल में कराएंगे। जातीय जनगणना ऐसा मुद्दा समझ में आ रहा है इन नेताओं को, खासतौर पर विरोधी दल के नेताओं को, जो कि हर बात में जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, फिर हम आपको सुनाएंगे विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं और फिर हम ले चलेंगे अपने मेहमानों के पास। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि दरअसल लालू प्रसाद की राजनीति क्या है और वो कितनी इफेक्टिव होने जा रही है। तो आइए पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा को। हाँ, तो ये लोग तो विरोधी लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। और जब तक आप देखिएगा, ये लोग बड़ी चतुराई से जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे एकल पद वाला मामला हो, लेटरल एंट्री वाला मामला हो या क्रीमी लेयर का SC/ST का बात हो। लगातार इस तरह की बातें आ रही है तो जाहिर होता है ना कि भाई ये लोग पूरी तरीके से RSS बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग कास्ट सेंसस विरोधी लोग हैं, ये लोग गैर बराबरी जो समाज में है उसको मिटाना नहीं चाहते हैं। तो ये पूरी तरीके से लोगों को, जो लालू जी ने कहा, ठीक कर। लालू यादव बिहार के लिए अभिशाप है, बिहारी शब्द के लिए एक गाली है और इनकी भाषा और मर्यादित रहता है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप तो अपनी जिंदगी जी लिए, जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर जानवरों का चारा खा करके ऐसो आराम से आने वाले पीढ़ी को और बिहारी को क्यों लज्जित कर रहे हैं? हिम्मत है आप गरीबों के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति को अगर जो कोई आगे बढ़ा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, अति पिछड़ों के हिमायती बनने का भ्रम फैलाने का खेल न करें। हिम्मत है तो घोषित करिए कि यादव समाज में जो पढ़ा लिखा काबिल आदमी है, उसके नौजवान का प्रतिभा है, वो अगला मुख्यमंत्री बनेगा। है हिम्मत? तो विजय सिन्हा काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव बहुत शांत दिखाई पड़ रहे हैं।
लेकिन तेजस्वी यादव ने सिर्फ आरक्षण की बात की और तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगाया और कहा कि उनके पिता जो कह रहे हैं उसमें गलत कुछ नहीं है, इनसे लड़ना पड़ेगा और आरक्षण छीनना पड़ेगा। लेटरल एंट्री की भी चर्चा कर दी, तमाम चीज़ों की चर्चा कर दी। तो एक बात तो बहुत साफ नज़र आ रहा है कि जातीय जनगणना और उस हिसाब से आरक्षण, क्योंकि आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीम कोर्ट भी गई है, क्योंकि आपको पता है कि जो आरक्षण का कैपिंग बढ़ाया गया था नीतीश कुमार सरकार के द्वारा, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो एक बात तो बहुत साफ नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा छाया रहेगा और इसकी बात कांग्रेस भी कर रही है, इसकी बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तो इतने सुपर एक्टिव हो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कान पकड़ करके ऐसा करवाएंगे। आखिरकार क्या एक बार फिर से जातीय जनगणना के नाम पर सियासत आगे बढ़ेगी और क्या विपक्ष को, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस को ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इसके सहारे वो बैतरनी पार कर जाएंगे? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। सुरेश शर्मा जी प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी के हैं। हमारे साथ अरुण कुमार यादव जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेश शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। अखिलेश कुमार सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रवि उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाले रवि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण कुमार यादव जी, मैं सीधा पहले आपके पास आना चाहूँगा। आपके नेता सिंगापुर से लौटते हैं और बीजेपी और आरएसएस का कान पकड़ने की बात कह रहे हैं। क्या इसको ये मान लिया जाए कि आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना और आरक्षण रहने वाला है? ये वही मुद्दा है जिसके सहारे आपको लग रहा है कि बार बार सत्ता में अकेले आने का प्रयास में आप चूक जाते हैं, पर यह ऐसा मंत्र है जिसके जरिए आप सत्ता में आ जाएंगे? देखिए पंकज जी, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का ये पहला बयान नहीं और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी तो लगातार सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते ही रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करते ही रहे हैं। एक कौन सा नई बात? लगातार अगर आप देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी और संघियों को सबसे अधिक डर लगता है, अगर किसी से भयभीत भाजपाई और संघी रहता है तो वह हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी से रहता है। नहीं, वो रहता है, वो ठीक बात है। ये आभार यात्रा जो आपका निकल रहा है, इसका मकसद क्या है, जरा इसको बता दें एक बार। देखिए, आभार यात्रा की जो घोषणा मात्र से भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जो बेचैनी, नींद हराम, चूंकि मैं आपको बता दूं पंकज जी, ये पब्लिक मीटिंग नहीं और हमारे आदरणीय नेता तो आप जानते ही हैं, लगातार जनता के बीच ही रहते, जल सरोकार के सवालों पर एन कैन प्रकारन जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच रहते। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का 10 तारीख से जो यात्रा है, ये कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, कार्यक्रम, और जिले में जाएंगे और जिले में 2 दिन का प्रवास प्रत्येक जिला में। प्रथम चरण में 4 जिले का वो भ्रमण करेंगे और समस्तीपुर से शुरुआत होगी और 2 दिन वहां रहेंगे और जो जिला से लेकर प्रखंड बूथ स्तर तक जो हमारे केडर बेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे संवाद स्थापित करेंगे। यही तो कार्यक्रम है। ये इतना मात्र से आप देख रहे हैं कि लगातार खलबली मचा हुआ है। खलबली मचा हुआ, बिल्कुल। बिहार में तो मचा हुआ है ही, पूरे देश की निगाहें हैं तेजस्वी यादव जी की यात्रा। सुरेश शर्मा जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी से कितने ये लोग भयभीत। सुरेश शर्मा जी, खलबली आप लोगों के भीतर मची है या आपने खलबली मचा दी है?
आप कह रहे हैं 40 लोगों को मुसलमान को टिकट देंगे, आप कह रहे हैं कि यादवों को टिकट देंगे, आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव यादवों के मसीहा नहीं बल्कि अपने परिवार के मसीहा हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। तो खलबली आपके भीतर मची है या जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार एनडीए और महागठबंधन दोनों पर आक्रामक हैं, उससे खलबली अब आरजेडी में भी मच गई है, इसलिए तेजस्वी यादव प्रखंड स्तर पर घूमने की तैयारी कर रहे हैं? जी ये बिल्कुल बात स्पष्ट है कि चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों या जनता दल यूनाइटेड के हों, ये लोग तीनों आदमी बिहार के 243 सीट पर लड़ने के लिए क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं। यही बात साबित करता है कि ये लोग अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, अन्यथा 243 पर लड़ते। हमारा जनसुराज का तो ये घोषणा हो गया है कि हम 243 पर लड़ेंगे। अगर ये लोग भी 243 पर लड़ेंगे तो एक दिलचस्प मुकाबला होगा। अब रह गई बात की सत्ता में मुख्यमंत्री बनाने की, तो मैं कुमार साहब आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए 2 प्राइमरी शर्त हैं। एक तो चुनाव में बहुमत का नेता बनना पड़ेगा और बहुमत के नेता में से आपको चुना जाएगा तब आप मुख्यमंत्री होइएगा। पिछली बार भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आपको मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और किसी नए कॉम्बिनेशन से उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे माननीय तेजस्वी जी। आपको ये तो जनता बताएगी 2025 में कि जन सुराज में जो भीड़ हो रही है लोगों का। दूसरी बात है कि जो विचारधारा आपको अरुण जी ने बताया, तो उस विचारधारा के हम पोषक हैं आपको जन सुराज में। अब तभी यह बात करते हैं कि सभी लोगों का भागीदारी इसमें आपको रहेगा। आपको चाहे जिसकी जितनी संख्या भारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। ये तो यही होना चाहिए। नहीं, चलिए आपने अपनी बात कह दी, मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं, जातीय जनगणना संख्या, आप भी वही बात कह रहे हैं। अखिलेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और रवि उपाध्याय जी भी हैं। रवि उपाध्याय जी से मैं कमेंट्स लूंगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है, लेकिन अखिलेश जी ये तो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। क्या आप लोग इससे परेशान हैं क्या? क्योंकि यही जनसुराज पार्टी भी कह रही है, यही आरजेडी भी कह रही है। इसमें आपकी राजनीति तो निश्चित तौर पर बड़ी असहज हो जाती होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जाति की संख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं टिकट मिलना चाहिए। लालू प्रसाद जी कह रहे हैं आपका कान पकड़ करके जातीय जनगणना का काम करवाएंगे। क्या लालू प्रसाद की बातों से, प्रशांत किशोर की हरकतों से आप लोग हैरान और परेशान हैं? नहीं, देखिए, असल में लालू जी कुछ भी कहें, राजनीति में लालू जी अप्रासंगिक हो गए और लालू जी के बात का कोई तवज्जो मुझे लगता है कि राजनीति में नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि लालू जी कहे, आज के जो डिबेट का टॉपिक है कि क्या लालू जी इनको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लालू जी किसी के हित ऐसे नहीं, ये सिर्फ सत्ता का प्रयोग अपने परिवार के विकास के लिए करते हैं। ये अगर ये कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनकी तो पहली प्राथमिकता है बेटा बेटी। तो लालू जी की पहली प्राथमिकता है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, ये क्या कहते हैं ये जो वो लड़ी थी उनकी एक बहन रोहिणी आचार्य, ये रोहिणी आचार्य, ये इनकी प्राथमिकता है। इसी जमाने में साधु यादव और सुभाष यादव भी इनकी प्राथमिकता हुआ करते थे। इनकी प्राथमिकता है कि हटे तो राबड़ी जी को जो मुख्यमंत्री बनाए। अब ये अगर कोई बात करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि सत्ता इनको हासिल हो जाए और इसके लिए करते। अब रही बात आरक्षण और जातियों की, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जातीय जनगणना बिहार के अंदर हुआ, हम भी इसका समर्थन किए और बिहार के अंदर जातीय जनगणना हो गया। दिल्ली में पूरे देश के अंदर सेंसस होना है, उसमें क्या होगा ये निर्णय सरकार करेगी। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं
कि हमारी सरकार ने, और आरक्षण की बात करते हैं, आरजेडी यहां पर बता दे कि ये 15 वर्षों में कितना आरक्षण इन लोगों ने बिहार के अंदर दिया। पंचायती राज में इन्होंने आरक्षण देने का काम किया या नहीं किया, आज यहाँ उत्तर दे दें यहाँ पर, या उनको यहाँ उत्तर देना पड़ेगा कि पंचायती राज में इन्होंने आरक्षण दिया या नहीं, महिलाओं को आरक्षण दिया या नहीं दिया, आरक्षण के मामले में उन्होंने क्या किया, कौन सा काम किया। और मैं आपको बताता हूं, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर सभी वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया। हमारी सरकार है बिहार के अंदर, आप देखिए सभी वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व चलिए, हम देते हैं। बिल्कुल आपने अपना पॉइंट रख दिया, मेरे आपने अपना पॉइंट रख दिया अखिलेश जी। दो लाइन में मैं समाप्त, हाँ, 2 लाइन में समाप्त कर देता हूं। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी कार्य होता है। हम संगठन से लेकर सरकार तक सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों को लेकर चलने का काम करते हैं और सबके विकास की बात सोचते हैं, परिवार के विकास की बात नहीं करते हैं। जो परिवार के विकास की बात करने वाले लोगों से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। चलिए, आपने अपनी बात कह दी। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी 3 मेन पार्टी की बात आपने सुन ली, प्रवक्ता तीनों पार्टी की अपनी अपनी बात कह रहे हैं। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद एक्टिव हुए हैं और अब कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, गरीब का एकता दिखाने का समय आ चुका है? देखिए, इसमें मुसलमान नहीं लिख रहे हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के एकता दिखाने का समय आ चुका है। ये बात अब लालू प्रसाद जी कह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको आने वाले समय में ये दिखाई पड़ रहा है आरक्षण और जातीय जनगणना यही 2 ऐसा मुद्दा है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दे के रूप में डोमिनेट करने जा रहा है? निश्चित रूप से पंकज जी, जो देखिए आरजेडी ने पिछले दिनों पूरे बिहार में जो है सो इसी मुद्दे को लेकर के, जातीय गणना कराने और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ही धरना दिया था। सभी पटना में भी देखिए तेजस्वी खुद उस दिन बैठे थे धरना पर पार्टी कार्यालय के बाहर, और वो इस चीज मुद्दे को जो ही देखिए कि हाईकोर्ट ने इस चीज को, आरक्षण वाले मामले को रिजेक्ट किया था, तुरंत आरजेडी या कह लीजिए इंडिया ब्लॉक महागठबंधन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद से अफरा तफरी में देखिए बिहार सरकार भी गई सुप्रीम कोर्ट। तो यह कहीं ना कहीं उसी को अब राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक की ओर से पूरे तरीके से वो देखिए जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी, इधर तेजस्वी यादव भी जनगणना को ही लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव, जो पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के, आप सब लोग चर्चा कर रहा है कि लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए, तो पार्टी के लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और तो इस लिहाज से उनका एक्टिव होना लाजमी भी है और उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। और वह स्वस्थ होकर के अब लौट भी आए हैं इलाज करा करके। तो इस मामले में जो तेजस्वी की जो 10 तारीख से यात्रा है, तो उस लिहाज से बैठ करके वो थिंक टैंक तो लालू प्रसाद यादव ही है। कोई भले बाहर में बैठ के मुखौटा तेजस्वी यादव हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव के डायरेक्शन, दिशा निर्देश पर ही आरजेडी चल रही है, बढ़ रही है। और निश्चित रूप से जो आज पटना में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जो एक समा और फिजा हम बोलते हैं, वह दिखाई पड़ा कि देखिए मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद वहां पर भोज भात का भी, माने जो लोग आए थे दूर दराज के इलाके से, उनके भोजन की भी व्यवस्था थी। और उसमें तमाम एक चीज को पंकज जी समझना पड़ेगा कि आज की बैठक में एक बात बहुत माइनॉरिटी ऑब्जर्व करने की है, उसमें गमछा जो ऐसे ऐसे करता था उस पर एक तरीके से रोक लगाने की बात हुई है। तो आप देखिएगा कि तेजस्वी जब भी बड़े उत्साह में होते थे पिछले दिनों चुनावी सभाओं में, तो वो गमछा और हाथ को बहुत गोल गोल घुमाते थे। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यह वोटरों पर पड़ता था, और यही कहता था लोग कि देखिए फिर जो सो हाथ घुमा रहे हैं तेजस्वी। तो इसको बड़ा माइनॉरिटी कहीं ना कहीं आरजेडी के थिंक टैंक ने इस बात को ऑब्जर्व किया
और उसी पर आज हुआ कि नहीं, अब जो है तो कोई भी जो है तो गमछा लेकर के ऐसे ऐसे नहीं करेगा, हाथ नहीं घुमाएगा और टोपी और बैच लगाएगा। तो यह एक, अब 10 तारीख से जब तेजस्वी यात्रा पर निकलेंगे तो वो उसमें सब कुछ देखिएगा, कुछ बदला हुआ स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा और वहां पर लोग हुजूम लगा करके चढ़ा उतरी नहीं करेंगे। यह अब, और इसके बाद से देखिए फीडबैक भी जगह जगह तेजस्वी के जाने से पहले फीडबैक भी लेने की बात आ रही है। फीडबैक लिया जाएगा, पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या है, और मंच के पास में होड़ नहीं। तो बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से एक हमको लग रहा है कि आरजेडी इस चीज को जातीय गणना और जो है सो कोटा में कोटा, जो लेटरल एंट्री, सब मामले को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इसको अब सिलसिलेवार ढंग से एक हम कहें कि सजा करके अब उसको जो है सो पेश करने जा रही है 10 तारीख से तेजस्वी। अब और देखिए कि कहां से वो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, समस्तीपुर से, जननायक कर्पूरी ठाकुर के गृह जिला से। यह सबसे बड़ी बात है। तो यह भी एक बात पर ध्यान देना होगा। अब देखिए प्रशांत किशोर तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं, माहिर जानकार व्यक्ति हैं, वो हम लोग से ज्यादा जानते हैं, जो हम लोग तो जो इधर उधर से, लेकिन वह तो उसके लिए गहन पढ़ाई पढ़े हुए हैं। तो इसलिए वह जो प्रशांत किशोर कहते हैं उस पर हमको नहीं कुछ कहना है, लेकिन जो प्रशांत किशोर के बारे में भी देखिए लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर पांडे हैं। यह बात भी कहीं ना कहीं हर पार्टी कहती हुई नजर आ रही है और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर पांडे हैं। तो यह एक बात जातीय गोलबंद की भी बात वहां पर लोग दबी जुबान से ही सही रवि जी, रवि जी ये सारी बातें ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो अभी हाल में ही बीता है उसमें एक आवाज ये जरूर उठी थी और खास तौर पर मुस्लिम नेताओं के द्वारा उठाई गई थी। आपको याद होगा कि अशफाक करीम आरजेडी छोड़ करके इसीलिए जेडीयू में गए थे। उनका कहना था कि हमारी आबादी अगर 19% है तो आरजेडी हमें 2 ही टिकट क्यों दे रही है। और अब प्रशांत किशोर इस मुद्दे को उन्होंने बड़ी जोर से पकड़ा है और प्रशांत किशोर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 40 टिकट कम से कम देंगे विधानसभा चुनाव में। तो मतलब आबादी के हिसाब से हम टिकट बांटेंगे, हम अन्य पार्टी की तरह ठगेंगे नहीं, मुस्लिम्स को ठगेंगे नहीं। तो कहा जा रहा है कि मुसलमानों के भीतर एक उम्मीद जगी है, होप जगा है। अरुण यादव जी, क्या आपको डर लग रहा है कि MY माई जो समीकरण है आपका, उसमें से M प्रशांत किशोर ही लेकर के निकल जाएंगे? क्या इस बात से भयभीत हैं आप? इसकी बात आप कर रहे हैं, जुम्मा 4 दिन हुआ, इनको कौन नोटिस ले रहा है? ये तो ब्रोकर है और ये ऐसी पार्टियां या संगठन अगर चुनाव आयोग से आप मांगेंगे तो 3000 से अधिक है। एक कहावत है गांव में पंकज, बड़े बड़े नाग बड़े हैं, पूर्वा मांगे पूजा। बिहार की राजनीति में आप देखेंगे मुख्य रूप से तो इनके जो आका 18 भारतीय जनता पार्टी, उनकी हिम्मत है क्या राष्ट्रीय जनता दल के सामने अकेले दम पर खड़ा हो ले? आज तक हिम्मत जुटा पाई है क्या भारतीय जनता पार्टी? तो ये आए हैं हमें डराने, ऐसी बात करते हैं। हम लोग तो नोटिस भी नहीं लेते हैं ऐसे लोगों को। तो इसलिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रहे, बार बार शर्म नहीं आता है इन लोगों को? एक ही मुंह से एक ही बार में गाल फुलाना, मुस्कुराना, ये कैसे होगा भाई? स्टूडियो में आके बैठ के बड़ी चतुराई से कहते हो हम जाति जनगणना की बात करते हैं, समर्थक हैं, तो फिर आप महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने के शासन काल में तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, उस प्रण अनुरूप बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना कराया। गणना उपरांत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया। अति पिछड़ों का, दलितों का, उन बढ़ाए हुए आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार को भेजा गया कि भाई इसे 9वीं अनुसूची में आप शामिल कर लीजिए ताकि किसी प्रकार का कानूनी अड़चने भविष्य में नहीं लग पाए। क्या हुआ भाई?
क्यों नहीं इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया? क्यों? किस बात का डर है? पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, दलितों से, कमजोर वर्ग के लोगों से क्यों इतना भयभीत हो भाई? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी तो यही है, बार बार कहते हैं, पूरे देश के लोगों से, आम आवाम से, A to Z समाज के लोगों से एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते? एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते? इस जमाने से नफरत को मिटा क्यों नहीं देते? जिस चिराग में जलता हो गरीबों का लहू, उस चिराग को बुझा क्यों नहीं देते? बुझा क्यों नहीं देते? ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, इस सरकार में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, कमजोर वर्ग के लोगों का हक हकूक जल रहा है, हवन हो रहा है। ऐसे चिंगारी को बुझाने के लिए ही तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के यात्रा पर निकल रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को बेचैनी हो रही है, छटपटाहट हो रही है। एक तरफ गरई मछली के तरह छटपटाएंगे भी और एक तरफ कहेंगे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, तेजस्वी यादव जी की अब कोई राजनीतिक वजूद नहीं रहा। अरे भाई, नहीं वजूद है राष्ट्रीय जनता दल का, तेजस्वी यादव जी का, हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी का, तो A to Z जो भी एनडीए के लोग हो, क्यों लालू फोबिया से ग्रसित हो? खाते लालू जी, पीते लालू जी, सोते लालू जी, कुछ हो गया तेजस्वी यादव जी। अब तो ठीक है, ये ही ठीक कहना है, मात्र ठीक है। पंकज जी बाकी है, आप उनके घर में कोई अरुण यादव जी, तो कहेगा तेजस्वी यादव जी का कृपा है। अरुण यादव जी, आपने बहुत बढ़िया शेर और शायरी भी सुनाया, अपनी बातें भी आपने कह दी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ चीज मैं आपकी जानकारी में डाल देता हूं। साल 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई कानून संविधान की मूल रचना के खिलाफ है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ये जो आप 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, आपको ये भी हम बता दें, साल 2007 में IR कोहेलवे बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में अदालत ने कहा कि साल 1973 के बाद अनुसूची 9 में जोड़े गए कानून की कुछ संवैधानिक अनुच्छेदों की तहत जांच की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची के तहत आने वाले कानून भी जांच के दायरे में आ सकते हैं अगर वे मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि आप 9वीं अनुसूची की बात कर के बार बार कर के जनता को गुमराह करते हैं? मैं चाहता हूं अखिलेश कुमार सिंह जी आपकी बातों का जवाब दें। आपको फिर मौका दूंगा, आपने बोला है, फिर आपको मौका देंगे। अखिलेश कुमार सिंह आपकी बात का जवाब देंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कानूनी मामला जो कुछ है आपने उसको स्पष्ट कर दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, समय कम है और काफी लंबा प्रोसेस हुआ है। मैं इनसे साफ साफ व्यवहारिक बात पूछना चाहता हूं। अगर ये आरजेडी के अंदर ये तो ये कह रहे हैं कि पहले इनके बातों का एक एक करके मैं क्रमवार जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि आरजेडी से अकेले कभी बीजेपी नहीं लड़ी। 1990 से अब तक आरजेडी कब अकेले लड़ी है? अरे कुछ तो बुद्धि रखिए। अभी वही भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पौरसाई वाला बात है। आप किनको संविधान की बात समझा रहे थे श्रीमान? ऐसे पार्टी के लोगों को जो लोग लाठी पियावन, लाठी भजावन, तेल पियावन, ऐसे पार्टी के लोग हैं, इनको संविधान की बात समझा रहे थे। ये संविधान लहराएंगे केवल। संविधान में जो प्रावधान है, जो न्यायालय का जो निर्णय है और न्यायालय का जो सम्मान है, इसको करना कब का इन लोगों ने छोड़ दिया है। इससे कोई इनको मतलब नहीं है। चलिए, लगता है मैं फिर भी आपको कहना जी बोलिए चाह रहा हूं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार चल रही है, यह आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है।
अब ये कह रहे हैं कि इनके यात्रा से हम लोग बहुत प्रवक्ता। चिंतित हैं, बहुत बेचैन हैं। अरे तो भाई भाई इधर कहाँ उधर बेचैनी की बात देखते ना हैं? करें। आपके जैसे पार्टी काफिला की यात्रा कहाँ बीच में मत लुटा बोलिए, ये तो बीच में हम नहीं बताइए। बोले हैं। थोड़ा सा किस डर धैर्य से, रखिए, किस भय बीच से? में मत बोलिए। केंद्र की एनडीए नहीं, अगर बीच में सरकार आप बोलिएगा तो तरफा आप ही को बोलने देंगे, हम यहाँ से चले भी जाएंगे, बढ़ाए गए कोई आरक्षण समस्या के नहीं है। अरे अरुण जी आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा, बोलने दीजिए इनको। हाँ ये नहीं, तो असल ये में मेरा यही इनको करना है पार्टी का पंकज जी, अपना जो है इधर यही उधर की संस्कार बात है। ये क्यों करते हैं? इसी संस्कार से यूपी के लोग बिया हैं, में उदंडता करना हसुआ का है, गीत क्यों समाज गाते में भी हैं? करना है और एक सीधी चैनल सीधी पर बात बैठ कर भी करें ना। उदंडता करना है। अरे चुप रहिए, जनता देख रही है, समझ जाएगी कि वही उदंडता जनता अभी भी है जो देख लाठी रही पियावन है। तेल तेल ये पियावन लाठी करने से भजावन वाला काम नहीं चलेगा ना। चुप रहिए, जनता चुप रहिए, समझ चुप रही रहिए। है पूरे देश में और प्रदेश में एक चुप ही रहिए, पार्टी चुप रहिए, राष्ट्रीय धैर्य जनता दल रखिए, है। क्योंकि तेजस्वी आप यादव लोगों ने जी तो है जो सड़कों पर जो मुद्दों की खून बात बहाया करते है। हैं, और मैं फिर आपको कहना जनसरोकार की चाहता हूँ, राजनीति करते हैं। इनका आप जो लोग तो कुछ भी ये जुमलेबाज, कर रहे हैं, आप इसके लोग पीछे तो झूठ, उद्देश्य एक ही फरेब, है, नफरत और वो की उद्देश्य है राजनीति करते हैं। जातीय गोलबंदी। और जिस प्रकार से इन लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने बिहार के अंदर जातीय उन्माद पैदा किया, जातियों से जातियों को लड़ा करके यहाँ खून बहाया है, और जिस प्रकार से अपराध का तांडव हमेशा में वही इनका जो है सो क्या कहते हैं कि अभी एजेंडा है। ठीक है, और इसी के ठीक है। तहत ये काम कर रहे हैं। विकास इनका एजेंडा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल। इनका एजेंडा किसी को मजबूत करना नहीं हो सकता है। फेयर है। संविधान की बात की आपने 9वीं अनुसूची की जो चर्चा की, उस 9वीं अनुसूची से इनको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि आपने अपनी बात के एक बात पंकज जी, अंतिम बात मैं कह के जाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता था, ये नहीं कहना चाहता था। और उन्होंने सभी समाज के लोगों को समान अवसर दिया है। ये ओबीसी को भी दिया है, इस एससी को भी दिया है, एसटी को भी दिया है। देश का राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि इनको उनको एक आदिवासी महिला को बनाने का काम किया है। अटल जी की जब सरकार की तो मुसलमान को हमने राष्ट्रपति बनाने का काम किया था, और इसी आदिवासी महिला के खिलाफ आप चुनाव लड़ने का काम किए हैं। आप बताइए, और आप कहते हैं कि आदिवासी और ओबीसी के आप की समर्थन आप नहीं भी लड़ सकते थे, लेकिन इस आदिवासी महिला उम्मीदवार के खिलाफ आप जो है चुनाव लड़ने का काम किए, और आप कह रहे हैं कि इनके आप हितैषी हैं। चलिए, ठीक है। आप अखिलेश जी आप निकलिएगा तो जाति के बंधन में बैठ करके रह जाइएगा। जाति से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। जात पूछ करके जो मृतकों के घर जाने वाले मुख्यमंत्री थे, ये लोग करेंगे सबका समाज का कल्याण करेंगे। ठीक है, और ये कहते हैं कि ठीक है अखिलेश जी हो गया। रवि जी, सुरेश शर्मा जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। दरअसल जाति के हिसाब से तो टिकट का बंटवारा आप भी कर रहे हैं, लेकिन एक दो सवाल बार बार उठता है। आरजेडी भी कांग्रेस के साथ अलायंस में है। कांग्रेस ने जातीय गणना तो किया कर्नाटक में, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करती है? 2014 तक लालू प्रसाद जी यूपीए का हिस्सा थे, जातीय जनगणना तब क्यों नहीं कराया गया? और जब इसकी बात हुई तो कांग्रेस ही दो भागों में विभक्त हो गई थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जाति की पॉलिटिक्स में, आपकी पार्टी भी जाति की पॉलिटिक्स कर रही है, संख्या के हिसाब से टिकट बांटने की बात कह रही है, लेकिन जाति की पॉलिटिक्स में क्या आप टिक पाएंगे जब यह कहा जाएगा कि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर पांडे, ये बार बार पांडे कहा जाता है? आपको लग रहा है कि जाति पाति की पॉलिटिक्स में आपके लिए कोई स्पेस बच पाएगा? इनके आप देखिएगा कि ये लोग जब आपस में बात करते हैं, आरजेडी को प्रवक्ता आवेंगे बीजेपी का, तो ये लोग अपनी नीति पर कम बात करेंगे, दूसरे को नंगा करने वाला बात ज्यादा करते हैं कि वो हमसे नीचे हैं, वो हमसे नीचे हैं, कि अपने वसूल का बात नहीं करते हैं। भाजपा में अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि बहुत नीचे तक लाभ पहुंचे। तो रोहिणी आयोग का रिपोर्ट राष्ट्रपति के यहाँ पड़ा हुआ है, 27% आरक्षण का मैटर है, उसमें तीन चार क्लासिफिकेशन होने हैं, तो अभी जाके नीचे ओबीसी के नीचे के लोगों को लाभ होगा। उस मुद्दे पर क्यों नहीं बयान देते हैं? आपको यह बयान, आपको ये अरुण यादव जी क्यों नहीं दे रहे हैं?
कि आरक्षण बढ़ावेंगे, उस आरक्षण से लॉपसाइटेड डेवलपमेंट हो रहा है कम्युनिटी में, और क्लासिफिकेशन के बाद पर चुप हो जाएंगे। कैसे मानेंगे कि यह चाहते हैं कि लाभ आपको निचले तबके तक जाए? बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लाभ जो है बिल्कुल निचले तबके तक जाए। ये भाजपा के भी एक्टिविटी से पता चलता है। इन्होंने भी इस बात को, रोहिणी आयोग के बात को कभी दमदार ढंग से नहीं उठाया है, और ये दोनों अपने को बड़ी बड़ी पार्टी होने की बात करते हैं। तो 10 आदमी मिलकर क्यों लड़ते हैं? जब आप 15 साल से सत्ता में रहे, ये भी 15 साल से सत्ता में रहे, इनको इतना मजबूत हो जाना चाहिए था कि 243 पर लड़ते आपको। लेकिन ये लड़ेंगे 70 पर, 80 पर, 90 सीट पर लड़ेंगे। यही बताता है, इनका एटीट्यूड बताता है कि ये बैसाखियों पर ही अवलंबित होके ये दोनों दल, बैसाखियों पर भी, एनडीए हो चाहे इंडिया हो, बैसाखियों के सहारे भी मजबूत बनना चाहते हैं। आपको प्रशांत जी, अब आपने कहा कि प्रशांत जी को पांडे और ब्रोकर इन्होंने कहा, इनके पास इन दो बातों को कहने के अलावा इनके पास, प्रशांत जी के पास में कुछ बात भी नहीं है। अब ये अपने नाम में यादव क्यों लगाए हुए कि टाइटल हटा दें? अरुण कुमार यादव क्यों लिखते हैं? देखिए, टाइटल लगाना यादव को, जाति को प्रकट करने के लिए भी होता है और जाति को छुपाने के लिए भी होता है। प्रशांत किशोर सवर्ण समाज के आदमी है। सवर्ण समाज का आदमी अगर अपना टाइटल हटा दे जाता है तो हम मान सकते हैं कि यह आदमी ज्यादा सामुदायिक हो गया है। टाइटल के आधार पर वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमारे पहचान, हमारे आइडेंटिटी, हमारे क्वालिफिकेशन से हो। तो प्रशांत किशोर को पांडे बताते हैं, इसलिए ये मैसेज दे रहे हैं पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, कि तुम सावधान हो जाओ, तुम इनके साथ मत जाओ। लेकिन इनके यहाँ शिवानंद तिवारी जी रहेंगे, आपको झा जी रहेंगे पार्लियामेंट में, और लोगों को पाठ पढ़ाएंगे कि प्रशांत पांडे है वो। ये बिल्कुल इनका ये हिटिंग बिलो द बेल्ट का काम है। भाई, हम भी घूम रहे हैं पदयात्रा में, आप भी पदयात्रा में निकलिए और आप भी 243 को लड़िए। हम तो कामना करते हैं कि आप 243 को लड़िए। जनसुराज भी 243 पर लड़ेगा, भाजपा भी 243 पर लड़े, आपको कांग्रेस भी लड़े। तो अब है क्या कि येन केन प्रकारेण अगर सत्ता में आने की बात होगी तो अभी ना इस तरह का गठबंधन बनेगा, बनाएंगे कि कुछ उनसे ले लेंगे। देखिए, आरजेडी पिछले ही चुनाव में लार्जेस्ट पार्टी थी, कहाँ मुख्यमंत्री बन पाए वो? आपको कहाँ बन पाए? आपको लार्जेस्ट पार्टी थी वो। क्योंकि बिहार की धुरी जो है, या तो लालू को रोको, एक ये तबका है, एक है क्या कि एक तबका है जो कहता है कि मोदी को रोको। ये लोग इसी में दोनों आदमी व्यस्त हैं। आपको इनकी व्यवस्था उसी में है, जन साधारण की नीतियों से। और लोग माने ये ज्यादा ही कह रहे हैं कि नीचे तक जाए, आपको 5 किलो अनाज का ही बात कहेंगे तो 5 किलो का अनाज को आप फोकट में दे रहे हैं। जब से जीएसटी आपने लगाया तो एक भिखमंगा भी अब टैक्स दे रहा है। एक भिखमंगा लुंगी खरीदेगा, गंजी खरीदेगा तो जीएसटी पे करेगा। हर एक आदमी अब टैक्स के दायरे में आ गया है। तो जब टैक्स देता है, मालगुजारी रसीद हम कटाते हैं, उसमें 1.5 गुना उसमें शेष रहता है। शिक्षा, एग्रीकल्चर, हेल्थ, आपको ये 5 धुर जमीन वाला भी टैक्स दे रहा है। तो अगर ये टैक्स देने के बदले में बड़े बड़े लोग जैसे नौकरी करने वाले, हम उनको टैक्स में आप छूट देते हैं, उनको बहुत सारी की सुविधा देते हैं, गरीब आदमी जिसको 2 धुर जमीन है वो भी टैक्स दे रहा है, तो उसको कोई लाभ दे रहा है तो इसमें क्रेडिट का कौन बात है? यही दे रहे हैं, इनको देना चाहिए भी, किसी को भी देना चाहिए, किसी सरकार को भी देना चाहिए। जब आपसे टैक्स ले रहे हैं गरीब आदमी से, रेल का टिकट उतना ही में खरीदता है गरीब आदमी भी, धनी आदमी उसी में खरीदेगा, उसको वो भी जीएसटी देता है, रेल के टिकट पर वो भी देता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि यह निश्चित रूप से सरकार में आने के लिए ये गठबंधन एनडीए का हो, इंडिया का हो, ये लोग बनाए हुए हैं कि हम मिलजुल के किसी पहलवान को पटकेंगे। लेकिन इन सारे चिंताओं के बावजूद हमारे पार्टी के प्रशांत किशोर नेता ने निर्णय लिया कि हम 243, आपने कहा कि हम जातीय आधार पर दे रहे हैं, नहीं, ये भ्रम है कुमार साहब। कि मैं बता दूं आपको कि हम हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर अच्छे लोगों की कोई ना कोई जाति, हम अच्छे लोगों को तलाश कर रहे हैं विभिन्न जातियों से, विभिन्न जातियों के अच्छे लोगों को हम इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जाति पहला मुद्दा नहीं है, वो क्वालिटी ऑफ द पीपुल पहला मुद्दा है। हम वैसे लोगों को टिकट नहीं देने जा रहे हैं
जो अपराध में शामिल हैं, 20 गो मुकदमा झेल रहे हैं, 20 तरह का मैटर में है, करोड़ों रुपया लगा के वोट खरीदे हुए हैं, वैसे लोगों को टिकट देने का प्लान हमारी पार्टी के नीति में अभी तक नहीं है। हम लोग ऐसे लोगों को चुनाव नहीं तो आप ठीक है मैं अभी अरुण यादव जी के पास जाऊंगा। आप एक बात बता दीजिए कि आप लोगों के बीच में क्या कहने जाएंगे। आपको एनडीए और महागठबंधन, एनडीए और इंडिया को छोड़ करके लोग आपको वोट क्यों करें, खास तौर पर बिहार जैसे प्रदेश में जहां जाति से अलग हट करके कोई पार्टी सोच ही नहीं सकती। अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये सोच करके, टिकट दिया जाता है तो ये सोच करके। प्रशांत किशोर नाम था, हम उतना ही जानते थे। अरुण यादव जी ही पिछले प्रोग्राम में प्रशांत किशोर पांडे इतनी बार बोले कि मुझे याद आ गया कि प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज के टाइम का पॉलिटिक्स जो बिहार का है, उसमें आपको कैसे लगता है कि जन सुराज के लिए स्पेस बचा है? लोग जाति पाति से ऊपर उठ करके आपको वोट करेंगे? समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हम संख्या के हिसाब से देंगे तो वह आबादी हमको उसका रिटर्न देगी। इनका आधार है, आपको सभी लोगों का संतुलन इनके न इनके पार्टी में है न उनके पार्टी में है। ये कुछ लोगों का जमावड़ा उसमें आप कह सकते हैं कि जो उसके इर्द गिर्द हैं, सत्ता में हैं और आपको, लेकिन हम जब सभी लोगों को, सभी समुदाय को, सभी लोगों को, वर्गों को जब हम प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे तो सभी वर्ग जो हमको रिटर्न करेगा ना, पब्लिक रिटर्न करती है। आपको पब्लिक को कुछ कीजिएगा तो रिटर्न करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको अत्यंत पिछड़ा का। चलिए ठीक है अरुण कुमार यादव जी, आप जातीय जनगणना की बात बार बार कर रहे हैं। ये बताइए 2014 तक तो आप सरकार यूपीए के घटक दल थे ना, जातीय जनगणना तब क्यों नहीं करवा पाए थे? केंद्र के आप मजबूत घटक दल थे, मजबूत पिलर थे, आपके कहने से कुछ भी हो सकता था, लेकिन तब तो आप करा नहीं पाए। आज अब इसकी मांग आप कर रहे हैं, आप क्या जनता को बरगला नहीं रहे हैं? जनता आपसे ये सवाल नहीं करेगी कि लालू जी ने तब ऐसा क्यों नहीं कराया था? लालू जी तब जो चाहते वो हो सकता था, फिर यूपीए ने ऐसा क्यों नहीं कराया? और यही बात राहुल गांधी से भी जनता पूछेगी। आखिरकार जनता आपकी बातों पर भरोसा क्यों करे? पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, काफी सूझबूझ वाले माने जाते, उनको तो लगा कि आपको ये जानकारी होगी। देश के तमाम लोग जानते हैं 2010 में यूपीए की सरकार थी और बाहर से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी समर्थन कर रहे थे यूपीए सरकार। और सबसे पहली बार जाति आधारित गणना का सवाल हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उठाया, मजबूती के साथ, डंके की चोट पर, और यूपीए सरकार को कराना भी पड़ा, एक कॉलम जोड़ना भी पड़ा 2011 में। प्रकाशित क्यों नहीं किए? अरे सुनिए तो, प्रकाशित तो आप ही लोग नहीं किए। अरे आप ही लोग, अरे महाराज 14 तक आते, आप दुनिया में नहीं रहे। 11 में जनगणना हुआ, पढ़ के आइए ना। यार 11 में जनगणना हुआ, प्रकाशित क्यों नहीं किए बताइए? अरे आप लोग तो, अरे बताइए ना, चिल्लाइए मत, बताइए कहाँ नहीं प्रकाशित? अखिलेश जी बोलने दीजिए, आपका टर्न आएगा, बोलने दीजिए। नहीं कोई बात नहीं। अब जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना। हाँ सुनिए। हाँ पंकज जी, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, और इनके अब दुनिया में नहीं है वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी। क्या बोले? इनको तो अपने नेताओं के बयान का भी पता नहीं। अरुण जी अब हर बात को हम दरकिनार करते हैं, एक मिनट, हर बात को दरकिनार करते हैं। एक और बात का जवाब दे दीजिए। जनता आपसे पूछेगी। अखिलेश जी एक मिनट, आप कांग्रेस के घटक दल हैं,
आप कर्नाटक में क्यों नहीं प्रकाशित करवाते हैं, सार्वजनिक करवाते हैं? जो जातीय गणना कर्नाटक सरकार करके बैठी हुई है वो क्यों नहीं करती है? जब आप कर्नाटक में कर नहीं पाते हैं, अन्य राज्यों में कर नहीं पाई कांग्रेस, लोग कैसे विश्वास करेगी? क्योंकि देखिए, कांग्रेस ही इंजन होगी ना। अरे कांग्रेस केंद्र में आएगी, आप घटक दल होंगे, आप समर्थन करेंगे, करेगी तो कांग्रेस ही। कांग्रेस कर्नाटक में क्यों नहीं कर पा रही? तो सुनिए ना, 2010 से इतिहास हमारा और हमारे संघर्ष, हमारी पार्टी का संघर्ष का परिणाम आपने देखा। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना कराया। ये लोग बार बार पूछा जा रहा है, आप जवाब दे रहे हैं। जातिवादी जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। क्या लालू यादव ने जवाब नहीं है आपके पास? टाइटिल बोला जोड़ने के लिए? रवि उपाध्याय लिखे हुए हैं, क्या लालू यादव जी ने कहा? सुरेश शर्मा लिखे हुए हैं, क्या लालू यादव जी ने कहा? आप शर्मा जोड़ लो। देखिए कहाँ चले गए, बार यही आ गए अपने असली चेहरा पर। ये सब क्या मतलब, क्या है समाज को एकदम ऐसे ही संघर्ष करा करके जला करके ये लोग अरे कुर्सी पाने के लिए कितना खूब बहाइएगा, बेचैनी कुर्सी पाने के लिए कितना खूब बहाइएगा, कितना धन चलाइएगा। आप लोग जात के नाम पर दलाले को आए हैं, जात के नाम पर दलाले को आए हैं। और आपके मुख्यमंत्री से पूछ के जाते हैं कौन जाता है, वोट देता है कि नहीं जाता। गील हो जाती है, चिंता मत करिए, चिंता देखिए मत करिए, पतलून गीली हो जाती है। अक्सरहीन बात करना है तो बैठकर पर आप अक्सरहीन बात करना है, हमारे ऐसे ही तो अक्सरहीन राजनीति करनी है, अक्सरहीन बात करना है, लाठी की आप घुमावन वाला बात करना है। और ऐसे लोग भैंस की पूछ से आपके नेता लालू यादव भैंस के पूछ करते थे ना, भैंस के पूछ पर भैंस के सीट करते थे ना। कैसे लोग हैं ये कहेंगे एकदम, मैं शर्मा हूं, मैं सिंह हूं, मैं उपाध्याय हूं, मिश्रा हूं, लेकिन मिश्रा की गिनती नहीं होनी चाहिए, उपाध्याय की गिनती नहीं होनी चाहिए, सिंह की क्या स्थिति है, नहीं गिनती होनी चाहिए, भूमिहार समाज की गिनती नहीं होनी चाहिए। इसमें इनको पेट में दर्द उठने लगता है। इसमें कहाँ है जातिवादी भाई? अगर जाति आधारित गणना होगी तो सारे समाज का क्या स्थिति है आ जाएगा, सामाजिक से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उसकी क्या हालात है। अखिलेश सिंह खटिया पे सोते हैं कि झोपड़ी में सोते हैं कि बंगलों में सोते हैं, ये तो आनी चाहिए ना। और उस अनुसार योजना बनेंगे तो इन लोगों को कुछ नहीं सूझता है। अरे आपको तो सबसे गरीब जातिवादी है, जातिवादी है, जाति आधारित गणना से उनका खजाना भरे, इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है। अब आप लगे बतियाने, जात में कैसे घुसा हुआ है कि पता चलेगा। एक बात बताइए, 17 साल से सरकार में है, सुनिए ना, घोटाला आपने किया, अरुण एक बात बता दीजिए, आपकी जाति यादव है हम लोग जान गए, अब हमको कैसे पता चल गया कि यादव होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? आप बताइए ना, जिससे हम भूमिहार है जाति, हम बता दिए, आप बताइए हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, बताइए हमारी आर्थिक स्थिति क्या है अरुण जी, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है बताइए। मैंने अपनी जाति बता दिया, मैंने अपनी जाति बता दिया, अरुण जी बड़ा औकात है तो बताइए मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, सुनिए तो बताइए मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। नौटंकी करते हैं, जाति आधारित करना होगा, आप बताइए मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। मैंने अच्छा चलिए एक मिनट अब एक बात, सवाल मुख्य सवाल पर आते हैं, अच्छा मुख्य सवाल पर आते हैं। एक मिनट, हाँ पंकज भाई एक मिनट, हम सभी अपनी अपनी जाति बताते हैं और अरुण जी से पूछिए कि हम अपनी जाति बता रहे हैं, हम सबों की आर्थिक स्थिति के बता दें। नहीं अरुण जी आपने सारी बातें कह दी, आप लोगों ने सारी बातें कह दी। मैं जन स्वराज पार्टी, मैं आ रहा हूं सुरेश जी, आपके पास आ रहा हूं, क्विक कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। अखिलेश जी एक मिनट, अखिलेश जी एक मिनट, क्या आप ये मानते हैं कि लालू प्रसाद जिस तरीके से अब एक्टिवली पॉलिटिक्स में फिर से उतरेंगे वो आपके एनडीए के लिए बड़ी चुनौती होगा? क्योंकि लालू प्रसाद
गरीबों के मसीहा तो कहे जाते हैं। एक तमगा तो उन पर लगा हुआ है कि लालू प्रसाद ने अपने शासनकाल में उन लोगों के मुंह में आवाज जरूर दी जो कि बोलते नहीं थे, एक्टिवली पॉलिटिक्स में आते नहीं थे। बहुत तरह की गलत चीजें भी हैं, जैसे चारा घोटाला, सजा याफ्ता, जंगल राज, उन सारी बातों से मैं सहमत हूं। लेकिन आप ये बताइए, मेधा घोटाला नहीं हाँ, लेकिन आप लालू प्रसाद के एक्टिव होने से एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती लालू पेश करेंगे, आप क्या देखते हैं? अखिलेश जी, आपसे सवाल है। जी देखिए, लालू जी आज के समय में गरीबों के मसीहा नहीं है पंकज जी, ये परिवार के मसीहा हैं। ये पहले तो ये तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव में झगड़ा फरिया है कि हाँ किसके हाथ में जो है सो कि अपना जगह। देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि इनका जो समाजवाद है ये परिवारवाद के कब्र पर उपजा हुआ ये जहरीली घास है। ये समझ लीजिए, ये समाजवाद के कब्र पर उपजा हुआ परिवारवाद का ये जहरीला घास है। समाजवाद के कब्र में चला गया है, परिवारवाद चला गया, कहीं से गरीबों के मसीहा नहीं है। सबने देख लिया कि इनको जब जब अवसर मिला तो पत्नी बेटा बेटी इसी में उलझ करके रह गए। एक बात, दूसरी बात, पूरे बिहार के लोगों ने देखा है कि लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, तेजस्वी यादव को भी जब पहले बार इनको अवसर मिला था तो ये जो है घोटाला स्टार्ट कर दिए थे। तो ये लोग सरकारी खजाने को लूटने में माहिर लोग हैं, ये साथी लोग हैं, और ये जब इनको अवसर मिलेगा तो सरकारी खजाना से अपना घर भरने का काम करेंगे। एनडीए के लिए कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाले लोग एनडीए के लिए कोई चुनौती नहीं है। इनके लिए परिवार के बाद जाति, और इसके अलावा इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जात भी अब समझ लिया है कि अपने परिवार का कल्याण करेंगे, इसीलिए लोकसभा में आप देखे होइएगा सब जगह यादव टूट गया। इसीलिए अच्छा, एक चीज हाँ, एक चीज भाजपा 17 से 12 पे आ गई। सुरेश जी, क्या आपको भरोसा है कि आप माई समीकरण तोड़ देंगे? देखिए, ऐसा है कि जो मतदाता है उसको हम अपने तरफ आकर्षित करना, उसको भरोसा, उसको लेने का प्रयास तो करेंगे ही। और जो हमारी बहुत सारी बैठकें जो बापू सभागार में हुई हैं, तो मैं बता दूं कि हो सकता है कि आप लोग के पत्रकार लोगों ने भी देखा होगा, 25 साल से लेके 40-45 तक के युवा लोग की संख्या उसमें हरदम ज्यादा है। और उनके बॉडी लैंग्वेज के उनको उत्साह से हमको लगता है कि वो आशीर्वाद आपको जनसुराज को देंगे। और इसलिए देंगे कि उनमें दबी हुई जो कुंठा थी कि हम इतनी संख्या में हैं, हमारा प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। और ये दोनों दलों में देखा गया है कि खैर मान लीजिए कि भाजपा में तो टिकट देने का उनको सवाल नहीं है, ये तो मान ही के चल रहे हैं कि इनको बाहर रखना है। और तब रह गई कि जो उनके विचार नहीं है। अब जैसे नौजवानों को टिकट नहीं मिलता है भाई, नौजवानों का बात हम कर रहे हैं। नहीं, ये मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। पार्टी से कोई वो मुसलमान इंडिया में नहीं रहता है, लोग भारत में नहीं रहता है, भारत में नहीं रहता है। आपके घर के अगल बगल में मुसलमान नहीं रहते हैं, गांव में आपके मुसलमान अगल बगल। चलिए, आप समय सीमा पार कर चुके हैं। एक बात बहुत साफ है कि आने वाले चुनाव में जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा होगा, जाति पाति की राजनीति चरम पर होगी, एक दूसरे पर आरोप जबरदस्त लगाया जाएगा। इस सब के बीच प्रशांत किशोर जातियों की आबादी के हिसाब से टिकट बांटने की बात कह करके निश्चित तौर पर आरजेडी और एनडीए दोनों के लिए मुश्किल का सबब तो जरूर बन गए। ऐसे में एक्टिव हो चुके लालू प्रसाद यादव, जिनकी इच्छा है, मंशा है कि वो अपने सामने अपने बेटे को मुख्यमंत्री के तौर पर देख सके, क्योंकि 2020 में कुछ वोटों की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने में कामयाब नहीं हो पाए थे। ऐसे में क्या वो 2025 में कामयाब हो पाएंगे? और जातीय जनगणना का मुद्दा लालू प्रसाद यादव का हिट हो पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं
जिनके जवाब निश्चित तौर पर चुनाव के बाद ही हमें पुख्ता तौर पर मिल सकेगा। अखिलेश कुमार सिंह आपका, अरुण कुमार यादव जी आपका, सुरेश शर्मा जी आपका और रवि उपाध्याय जी आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।